जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज की वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं माइनर 1 बी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई प्रश्न तथा उसके उत्तरों को। मिस कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र एक ही वीडियो के अंतर्गत में हम लोग पूरे के पूरे माइनर 1 बी पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं, है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न जो है आपको माइनर 1 बी पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और आज ही की वीडियो में दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको ये सारे उत्तरों को भी बिल्कुल आसान शब्दों में करवाऊंगा, है ना। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको पढ़ना है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। पहला प्रश्न क्या पढ़ना है? प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सेम वही आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं, वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको वही आंसर बनाना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा, क्योंकि वैदिक काल में जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया था वो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने ही लिखा था। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम ही, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, आपको मनु के राज उत्पत्ति, राजा, शासन, विधायिका, कानून, न्याय, दंड, कर व्यवस्था एवं विदेश नीति संबंधी विचार के बारे में पूछेगा। या तो आपको पूछ सकता है कि मनु के कानून में, सीधा समझिएगा कि आपको क्वेश्चन में बस मनु देखना है, मनु है कि नहीं, मनुस्मृति दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सेम वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया हूं। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़ना है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। और ये वीडियो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, मतलब इसका आंसर जो है आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसका भी आंसर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फिर देखिए, 5वें नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें, ठीक। फिर 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। और 7वां में मैं आपको बताऊंगा दोस्त, बौद्ध एवं जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। मात्र ये 7 प्रश्न आपको पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, ज्यादा लेट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं, जो हमारा इस प्रकार से है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता या तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की स्रोत, ठीक है। तो आज का प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता, कि आखिर भारतीय चिंतन की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछ सकता है दोस्त कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत की विवेचना करें, कि आखिर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर चिंतन क्या है, क्या जानना पड़ेगा कि आखिर चिंतन क्या है। अगर हम लोग चिंतन समझ जाते हैं तो प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता को भी समझ जाएंगे और इसके स्रोतों को भी समझ जाएंगे, है ना। तो आइए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाता हूं कि आखिर चिंतन का मतलब क्या होता है। तो कहा जाता है कि चिंतन का अर्थ होता है चिंता करना। चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंता करना, है ना, टेंशन लेना, अर्थात सोचना, समझना और विचार करना, है ना। कोई पूछेगा कि चिंतन का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है चिंतन का अर्थ होता है चिंता करना, अर्थात कह सकते हैं सोचना, समझना और विचार करना, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर भारतीय चिंतन किसको कहते हैं। यहां तक चिंतन तो हम लोगों ने समझ गया, लेकिन भारतीय चिंतन किसको कहते हैं? तो कह रहा उसी प्रकार से भारतीय चिंतन का मतलब है भारत में लोगों का सोचने का तरीका, जिसमें सच्चाई, अहिंसा, अच्छे कर्म, आध्यात्मिकता और सभी के भले की भावना होती है। कह रहा कि वैसा भावना और वैसा सोचने समझने की शक्ति जिसमें सच्चाई, अहिंसा, अच्छे कर्म और आध्यात्मिकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय चिंतन। कह सकते हैं जब भारत के लोग वहां के अच्छाई के बारे में, सच्चाई के बारे में, अहिंसा के बारे में और सभी के भले के बारे में सोचने लगते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? भारतीय चिंतन कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लिखेंगे दोस्त प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। और लिखेंगे इस प्रकार से कि प्राचीन भारतीय चिंतन न केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार रहा है, बल्कि यह विश्व को आध्यात्मिकता, नैतिकता, दर्शन और ज्ञान का अद्वितीय मार्गदर्शन भी देता है। क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चिंतन जो है ना, वो सिर्फ भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार नहीं रहा है, बल्कि ये जो है ना, विश्व को आध्यात्मिकता, नैतिकता, दर्शन और ज्ञान का जो है ना, ये दर्शन करवाता है, ठीक। कह रहा है कि यह चिंतन जो है जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। यह जो चिंतन है, या जो सोच है, जो विचार है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छूता है, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, अर्थशास्त्र हो, शिक्षा हो या तो दर्शन हो,
है ना। यह जो चिंतन है वो हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के हर चीजों को छूता है। ठीक, कह रहे कि भारत का चिंतन अत्यंत व्यापक, गहरा और सार्वभौमिक है। क्या कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो चिंतक हैं, वो किस प्रकार की बात बारे में सोचते हैं, है ना। कह रहे इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। आखिर इसका जो प्रमुख विशेषता है उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं है। तो पहला इसकी विशेषता है दोस्त शांति प्रिय दृष्टिकोण। इसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, शांति प्रिय है। कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन हमेशा अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता और शांति को सर्वोपरि मानता है। मीन्स प्राचीन भारतीय चिंतन जो है ना वो हमेशा अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता और शांति को जो है सर्वोपरि मान करके कार्य करता है, हमें सबसे ऊपर मानता है। ठीक है, कह रहा है कि बौद्ध और जैन दर्शन में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया गया। किसको, तो बौद्ध और जैन धर्म में जो है अहिंसा को, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, इसको जो है सबसे ऊंचा धर्म बताया गया। ठीक, आगे कहा गया कि युद्ध को अंतिम विकल्प माना गया। मान लीजिए सब कुछ बात उत करने के बाद, सब समझने बुझने के बाद अगर नहीं होता है तो अंतिम उपाय युद्ध है ना। जैसे महाभारत में भी पहले श्री कृष्ण ने शांति वार्ता की कोशिश की थी। कह रहा ना कि महाभारत स्टार्टिंग होने से पहले श्री कृष्ण ने दूसरे पक्ष के लोगों से बात करने की प्रयास किया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग माने नहीं थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि युद्ध जो है ना अंतिम विकल्प होता है, हम लोग को युद्ध की तरफ जाना नहीं चाहिए, है ना। मीन्स अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट में कहा गया। ठीक है, फिर देखिए इसका दूसरा विशेषता है दोस्त, धर्म और नैतिकता पर बल। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य पालन और सदाचार था। कह रहा ना कि प्राचीन भारत की अगर बात करें तो पहले के भारत में धर्म का अर्थ जो है सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और सदाचार में शिष्टाचार भी सीखना था, है ना। कह रहा है इसके अंतर्गत कहा गया कि धर्म को जीवन का मार्गदर्शक माना गया, कि हमारा जो धर्म है वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, यह हमारे जीवन के मार्ग को दिखाता है। दूसरा कह रहा है यह जो है व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सभी के लिए नियम तय करता है। कौन तय करता है, तो धर्म जो है ना व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए नियम तय करता है। ठीक, कहा जाता है कि इसके अंदर 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। कह रहे कि 4 पुरुषार्थ में धर्म को सबसे पहले स्थान दिया गया, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है ना 4 पुरुषार्थ में से धर्म को जो है सबसे पहला स्थान दिया गया है। अब कहा गया उदाहरण में कि राम और युधिष्ठिर जैसे पात्रों को धर्मनिष्ठा के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। राम और युधिष्ठिर जो थे, ठीक है, ये कौन थे, धर्मनिष्ठा में अपने धर्म को मानते थे। धर्म के साथ साथ क्या क्या, तो देखिए धर्म में कहा गया कि केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करना और सदाचार अपनाना, है ना। तो ये थे कौन, तो राम और युधिष्ठिर में भगवान राम और युधिष्ठिर के बारे में हमें बताया गया है। ठीक, फिर तीसरी इसकी विशेषता है कर्मवाद। क्या है, कर्मवाद। कह रहा है कि भारतीय चिंतन में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया। किसको, तो भारतीय चिंतन में जो है कर्म के सिद्धांत में, कर्म करते रहिए फल आपको मिलेगा, है ना, इस सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया। कह रहा है कि जैसा कर्म वैसा फल, यह सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन की नींव है ना। कह रहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म को प्राप्त करता है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति जो है ना अपने कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जन्म प्राप्त होगा, है ना। कह रहा है कि अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। क्या कह रहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, जबकि अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको पुनर्जन्म के चक्र में बनते रह जाइएगा, मतलब पुनर्जन्म आपका होता रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा, कह रहा है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्मेन वाधिकारस्ते मां फलेसु कदाचान, मीन्स तेरा अधिकार जो है ना केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये किसने कहा है, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। अगला हमारा विशेषता आता है दोस्त मोक्ष का लक्ष्य, है ना। मोक्ष का लक्ष्य, इसमें कहा गया है कि हम लोगों को मोक्ष के लक्ष्य पे चलना चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन चिंतन में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया। किसमें, प्राचीन चिंतन में जो है ना मोक्ष को क्या माना गया, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया। हमें इस मोक्ष को प्राप्त करना ही है। कह रहा मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, है ना। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, तो मोक्ष कहलाता है ना। कह रहा है इसे आत्मा का परम स्वतंत्रता और परमात्मा से एकता माना गया। मीन्स कह रहा है इससे आत्मा को परमात्मा से मिलन का स्रोत माना गया है। किसको, मोक्ष को। ठीक है, मीन्स इसका चौथा विशेषता है मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, कह रहा है कि वेदांत, सांख्य, योग, जैन और बौद्ध दर्शन सभी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताते हैं। मीन्स कह रहा है वेदांत जो है, सांख्य जो है, योग जो है, जैन जो है और बौद्ध दर्शन जो है,
ये सभी जो है हम लोगों को बताता है कि कैसे हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर पांचवा इसका विशेषता है दोस्त, सहिष्णुता और विविधता का सम्मान। क्या कह रहा है? सहिष्णुता और विविधता का सम्मान। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कहा गया कि प्राचीन भारतीय चिंतन में विचारों की विविधता को स्वीकार किया गया। कहां पे? प्राचीन भारतीय चिंतन में विचारों की विविधता, विचारों के अलगाव को जो है ना स्वीकार किया गया। कह रहा कि यहां पे अनेक मत, दर्शन और पंथ एक साथ पनपे, जैसे कि वेदांत, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग। कहां पे? तो भारत में, है ना। कह रहा कि सभी को सत्य की ओर बढ़ने का भिन्न भिन्न मार्ग माना गया, है ना। और जितने भी यहाँ पे विचार आए सबको जो है अलग अलग तरीके से बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, फिर कह रहा है यहां पे एक श्लोक दिया गया है कि एकांग सदा विप्रा बहुरा वदंती, मीन्स कह रहा है सत्य केवल एक है, परंतु ज्ञानी जो है ना उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, है ना। तो वही यहां पे बताया गया कि सत्य जो है केवल एक है, लेकिन लोग जो है ना उसको अलग अलग मार्ग से पाना चाहते हैं, लोग अलग अलग मार्ग से उसको पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया था दोस्त, समाज व्यवस्था की व्याख्या। क्या है? समाज व्यवस्था की व्याख्या। कह रहा है कि भारतीय चिंतन में समाज के संतुलित संचालक के लिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत दिया गया। क्या कह रहा है? कि भारत को बढ़िया से चलाने के लिए, भारत के समाज को बढ़िया चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत दिया गया था, है ना। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, मीन्स गुणों और कर्मों पर आधारित था। यह जो वर्ण व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? गुण के अनुसार से और कर्म के अनुसार से, है ना। हालांकि कालांतर में यह जन्म पर आधारित हो गई, ठीक है। और अब के समय में जो है ना ये जन्म के आधारित हो गया था, जन्म पर आधारित हो गया था, है ना। फिर दूसरा हमारा आता आश्रम व्यवस्था। कह रहा है कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जीवन के 4 चरणों को का संतुलन है ना। यहां पे ये आश्रम व्यवस्था है। मीन्स कह रहा है कि अगर आपको आश्रम में जाना है तो आपको ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का जीवन जीना होगा। फिर सातवां इसका विशेषता है दोस्त, प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन। कहा जाता है, इसमें कहा गया कि प्राचीन चिंतन में प्रकृति की पूजा और संरक्षण को अत्यंत महत्व दिया गया। कहां पे? प्राचीन चिंतन में जो है ना प्रकृति की पूजा और संरक्षण को जो है अत्यंत रूप से महत्व दिया गया था। कहा जाता है कि नदियों, पेड़ों, पहाड़ों, वायु, अग्नि आदि को जो है ना वहां पे देवता के रूप में पूजा गया था और अभी भी पूजा जाता है। कह रहा है कि यह जो सोच है वो दर्शाती है कि मनुष्य और प्रकृति जो है एक दूसरे की क्या है? पूरक है। ठीक, आगे कह रहा है कि यह जो है आधुनिक पर्यावरणीय सोच से मेल खाती है। ये क्या करती है? तो आधुनिक पर्यावरण सोच से जो ना ये क्या खाती है? मेल खाती है, मिल जाता है ये, है ना। आगे कह रहा है इसका आठवां विशेषता है शिक्षा प्रणाली और ज्ञान की पूजा। कहा जाता है दोस्त कि प्राचीन भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मज्ञान प्राप्त करना था, है ना। इस भारत में जो है ना प्राचीन भारत में बात करें तो वहां पे गुरुकुल व्यवस्था चलता था, स्कूल नहीं था। और उस समय शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं था बल्कि चरित्र को बनाना, अपने कैरेक्टर को बनाना, उसके साथ साथ आत्मज्ञान भरना था, है ना। इसमें कहा गया कि विद्यार्थी जीवन को तपस्या माना गया, विद्यार्थी जीवन को तपस्या माना गया। फिर कह रहा कि शिक्षा में वेद, गणित, खगोल, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे, आदि शामिल था। तथा उसके साथ साथ कहा गया कि सरस्वती को विद्या की देवी माना गया। और उस समय जो है ना मां सरस्वती को जो है विद्या की देवी माना गया और आज भी इनको विद्या की देवी माना जाता है, इनको मां सरस्वती को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि प्राचीन भारतीय चिंतन एक अत्यंत समृद्ध, संतुलित और गहन परंपरा है। इसमें मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर बल दिया गया, है ना। यह केवल एक आदर्श दर्शन नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ठीक है, बताया जाता है कि आखिर हम लोग को जीवन कैसे जीना है। कह रहा कि आज के समय में जब दुनिया भौतिकता और तनाव की ओर बढ़ रही है तब प्राचीन भारतीय चिंतन की यह विशेषताएं एक नया मार्ग दिखा सकती है। मिस कह रहा ना कि जब आज की दुनिया भौतिकता की तरफ बढ़ रही है, उसके साथ साथ तनाव, इस टेंशन की ओर बढ़ रही है, तब मेरे दोस्त हम लोग प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषताओं को अपना सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो ऐसे प्रश्नों को क्लियर करवाने वाला हूं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। हाँ, तो प्रश्न आपका ऐसे है कि वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। और यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। अब एक ही कैसे होगा तो मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं कि क्वेश्चन में यहां पे पूछा वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत, मींस वैदिक काल में
जो सप्तांग सिद्धांत लागू किया गया था वो सिद्धांत जो है ना वो कौटिल्य ने ही दिया था। किसने? कौटिल्य ने, है ना। तो क्वेश्चन आपको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत दे दे या तो फिर वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत दे दे, आपको आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बातें यहां पे आती है कि आखिर सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन हमारे मन में भी उठता है कि आखिर सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां भी पूछा है और यहां भी पूछा है। तो थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बता देना चाहता हूं, सप्ताह मतलब क्या होता है? 7। ठीक है, तो सप्तांग मतलब भी क्या हो गया? 7, है ना। और सिद्धांत मतलब क्या होता है? नियम या तो कानून, है ना। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कौटिल्य ने क्या किया है? 7 प्रकार के नियम और कानून बनाए। कौटिल्य ने 7 प्रकार के नियम और कानून बनाए। क्यों? तो वैदिक कालीन राज्य को संचालन करने हेतु। अब आखिर उसका क्या काम है, वो नियम कौन कौन से थे, ये चीजों को दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आंसर में लिखेंगे कौटिल्य के बारे में। किनके बारे में? कौटिल्य के बारे में, है ना। और इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, वे प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री और लेखक थे। क्या कहा गया? कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कह रहा है कौटिल्य को जो है ना चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ना। और ये कौन थे? तो प्राचीन भारत के, मतलब पुराने भारत के ये कौन थे? एक महान राजनीतिक थे, अर्थशास्त्री थे दोस्त, उसके साथ साथ लेखक थे। कौन थे? कौटिल्य, है ना। आपको कौटिल्य के बारे में कोई पूछेगा तो आप आराम से यहां तक बता सकते हो। ठीक, अब कहना दोस्त कि उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की संरचना और संचालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई। मीन्स कह रहा ना कि उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, एक ग्रंथ लिखा। कौन सा? अर्थशास्त्र। कौन सा दोस्त? अर्थशास्त्र, है ना। और उन्होंने इस ग्रंथ में क्या किया? राज्य की संरचना, मीन्स राज्य कैसे बनेगा तथा राज्य का संचालन कैसे होगा, राज्य को कैसे चलाया जाना चाहिए, उसके लिए कई महत्वपूर्ण बातें, कई महत्वपूर्ण नियमों और कानूनों को बताया। किन्होंने बताया? चाणक्य ने, है ना, जिन्हें हम लोग कौटिल्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर कौटिल्य ने कौन से नियम और कानून बनाए हैं। अब देखिए आगे कहा गया दोस्त कि उनका मानना था कि एक सफल राज्य को चलाने के लिए केवल राजा का ही बल काफी नहीं होता, बल्कि राज्य के कई हिस्से होते हैं, ठीक है, जो मिल करके क्या करते हैं? उसे मजबूत बनाते हैं। क्या कहना दोस्त? कि उनका मानना था, किनका? चाणक्य का, मिस कौटिल्य का मानना था कि एक सफल राज्य को बनाने के लिए या तो सफल राज्य को चलाने के लिए सिर्फ राजा ही काफी नहीं है, सिर्फ राजा ही एक राज्य को नहीं चला सकता है, बल्कि एक राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसके कई अंग होते हैं, है ना, जो उसको क्या करता है? मिल करके मजबूत बनाता है। ठीक है, इसी सोच के आधार पे उन्होंने क्या किया? सप्तांग सिद्धांत दिया। किन्होंने? कौटिल्य ने। ठीक, अब देखिए यहां पे प्रश्न हमारा आता है कि सप्तांग सिद्धांत का अर्थ क्या? आखिर सप्तांग सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो कह रहा है कि सप्तांग जो है ना दोस्त, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? सप्त यानी 7 और अंग यानी कि हिस्सा या तो भाग। कह रहा है इसका मतलब होता है राज्य के 7 मुख्य अंग या हिस्से जो मिल करके एक सफल और मजबूत राज्य बनाते हैं। मींस कह रहा है ना, सप्त मतलब क्या होता है? 7, और अंग मतलब हिस्सा या तो भाग। तो कह सकते हैं कि राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए 7 अंग या तो हिस्से होते हैं, ठीक है, जो एक राज्य को क्या करता है? सफल बनाता है और मजबूत बनाता है ना। यही सिद्धांत को क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। मींस सीधा समझिएगा कि एक राज्य को चलाने हेतु, बेहतर तरीके से चलाने हेतु 7 अंग या तो हिस्से होते हैं। ये किसने कहा? कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, अब आगे कह रहा दोस्त कि ये 7 अंग हैं। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? तो राजा होता है, मंत्री होता है, जनपद होता है, कोष होता है, दंड होता है, मित्र होता है और दुर्ग होता है। ठीक है, ये 7 हो गया। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये उसके 7 अंग हैं, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक से एक एक करके जो है नीचे में जानेंगे। ठीक है, आगे कह रहे दोस्त कि अगर इनमें से कोई भी अंग कमजोर हो जाए तो राज्य कमजोर हो जाता है। सही कह रहा है कि इसमें से अगर कोई भी अंग कमजोर हो जाएगा ना तो राज्य क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसलिए सभी अंगों का मजबूत और संतुलित होना बहुत जरूरी मानक है। इसके 7 अंगों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में विस्तार पूर्वक किया गया। ठीक है, इसके जो 7 अंग हैं उसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया और विस्तार से किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इनके कौन कौन से 7 महत्वपूर्ण अंग हैं। तो देखिए बात करते हैं अगर इनके 7 महत्वपूर्ण अंगों का, तो उसमें से पहला इनका महत्वपूर्ण अंग है स्वामी। कौन है? स्वामी, जिन्हें हम लोग राजा के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? राजा के नाम से। तो वही कह रहा है कि राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? राजा होता है। राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? राजा होता है। वैदिक काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। वैदिक काल में समझ रहे हैं? हाँ, पहले के समय में, ठीक है, पुराने समय में जो है ना, ईश्वर मतलब राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। ठीक है, राजा का कार्य केवल शासन करना ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना, न्याय देना और प्रजा की भलाई के लिए भी काम करना था। अर्थात कहा गया है कि उस समय अगर राजा के कार्य की बात करें तो कहा जाता है कि राजा का कार्य क्या क्या था? तो सिर्फ शासन ही करना उनका कार्य नहीं था,
उनका कार्य धर्म की रक्षा करना, न्याय देना, प्रजा की भलाई करना और राज्य के ऊपर शासन करना, है ना। ये सारे कार्य किसके होते थे? तो एक स्वामी के अर्थात एक राजा के होते थे, है ना। तो इनका पहला अंग कौन सा है? राजा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर कोई भी क्षेत्र का राजा है, कोई राज्य का राजा है, तो उसके अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो कह रहा राजा को सूरवीर, विद्वान, धर्मनिष्ठा, नेतृज्ञ और प्रजावास्तव होना चाहिए। मीन्स देखिए कहा क्या क्या कहा कि राजा को वीर होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए, धर्मनिष्ठ, ठीक है, मीन्स एक ही धर्म पे आधारित नहीं होना चाहिए, है ना, और नीति, वो उसको नीति बनाना भी आना चाहिए, और वो प्रजा के हित में भी होने चाहिए। कह रहा यदि राजा ही भ्रष्ट या कमजोर हो तो पूरा राज्य कमजोर हो जाएगा। और कह रहा ना कि अगर वहां का राजा क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा या तो कमजोर हो जाएगा ना, तो उसके चलते पूरा जो राज्य है वो क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके दूसरे अंग की बात करते दोस्त, तो इनका दूसरा अंग है अमात्य, जिसको हम लोग मंत्री के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? मंत्री। मीन्स कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य को चलाने हेतु दोस्त मंत्री की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, वही कह रहा है राज्य संचालन में राजा केवल अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास सलाह देने और प्रशासन को चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, और ये मंत्रियां शिक्षित, निष्ठावान और समझदार होते हैं। क्या कह रहा है? राज्य के संचालन हेतु सिर्फ राजा ही अकेले कुछ नहीं कर सकता है। राज्य को चलाने के लिए क्या सिर्फ राजा ही अकेले चला लेगा राज्य को? नहीं। इसलिए उन्हें जो है ना एक सलाहकार का, ठीक है, और प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, जो क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं और निष्ठावान होते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, और उसके साथ साथ वे काफी समझदार भी होते हैं। तो ये होते हैं मंत्री। कौन होते हैं? मंत्री। और ये इनका दूसरा क्या था? रूप है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है ना। अब कह रहा है कि मंत्री की क्या भूमिका होती है? तो कहा गया कि मंत्रियों की भूमिका होती है पहला नीति निर्माण करना, नियम वगैरह बनाना, कर व्यवस्था को देखना, प्रशासनिक कार्य को हैंडल करना, युद्ध नीति बनाना, गुप्तचरी में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ये सब कार्य होता है किनका? एक राज्य के मंत्री का। ठीक है दोस्त, फिर देखिए उनके तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग है जनपद। क्या है? जनपद, जिसको हम लोग राज्य या तो भूभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य या तो भूभाग। कह रहा जनपद का अर्थ है राज्य का वह भूभाग जहां प्रजा निवास करती है। मीन्स जनपद का मतलब वो समझिएगा जहां पे प्रजा लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, मीन्स वो राज्य का वह भाग जहां पे लोग रहते हैं, वहां के ग्रामीण लोग रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक राज्य का विस्तार जितना बड़ा और समृद्ध होगा, राज्य उतना ही मजबूती माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एक राज्य का विस्तार जितना अधिक होगा, जितना बड़ा होगा और समृद्ध होगा, एक राज्य जो है ना उतना ही क्या होगा? मजबूत बनते चला जाएगा, है ना। अब देखिए इसकी विशेषता क्या कहा गया? तो कह रहा है कि जलवायु, कृषि उपज, खनिज, नदियां, पर्वत और सड़कें, ये सब जनपद की ताकत को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? जनपद की ताकत को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा क्षेत्र रहेगा तो ज्यादा कृषि कर सकते हैं आप, ज्यादा खनिज आपके पास होगा, नदियां ज्यादा होगी, पर्वत होंगे, सड़कें होंगे, है ना, यहाँ की जलवायु भी ठीक होगी। तो ये इसका तीसरा अंग था। फिर मेरे दोस्त इसके चौथे अंगों की बात करें तो चौथा अंग है इसका दंड। क्या है? दंड, जिसे हम लोग सेना के नाम से जानते हैं। किनके नाम से दोस्त? सेना के नाम से। कह रहा है राज्य की रक्षा के लिए सेना आवश्यक है। चलिए ठीक है, राज्य को चलाने के लिए हम जानते हैं राजा की जरूरत होती है, मंत्री की जरूरत होती है, लेकिन रक्षा करने के लिए सेनाओं की तो आवश्यकता होती है ना। कह रहा कि वैदिक काल में सेना को दंड कहा गया था। वैदिक काल में जो है ना सेनाओं को क्या कहा गया था? दंड कहा गया था। क्या? दंड, है ना। कह रहा इसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथ सैनिक, हाथी सैनिक और धनुर्धारी भी होते थे। इस समय जो है ना सैनिक कितने प्रकार के होते थे? तो पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, रथ पे सवार सैनिक होते थे, हाथियों पे सवार सैनिक होते थे और धनुर्धारी भी होते थे, है ना, जो क्या करते थे? उस राज्य की रक्षा करते थे। आगे क्या दोस्त, इसके कार्य क्या होता था? तो कार्य होता था राजा और प्रजा की रक्षा करना, आंतरिक शांति बनाए रखना, विद्रोह को दबाना तथा अन्य राज्यों से लड़ाई में भाग लेना। ये किनका काम होता था? तो सेना का। ठीक है, और सबसे बड़ा काम अपने देश की रक्षा करना। ठीक, फिर देखिए पांचवा इनका जो अंग है दोस्त वो है हमारा कोष। क्या है? कोष मीन्स जहां पे धन का संग्रह होता है ना। मान लीजिए एक राज्य है, कोई भी देश है, कोई भी देश को चलाने के लिए जो है ना धन संग्रह करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, कह रहा कोष का मतलब है राज्य का खजाना। कोष का मतलब क्या है? वो राज्य का खजाना, वो देश का खजाना, है ना, जहां पे सारे मुद्राएं वगैरह रखा जाता है, जहां पे पैसा वगैरह छपता है तो पैसा रखा जाता है। कह रहा है यह राज्य की आर्थिक रीढ़ होती है। और यह जो होता है ना कोई भी राज्य का आर्थिक रीढ़ का हड्डी होता है। कर, जुर्माना, व्यापार, उपहार आदि से राज्य को जो है ना आय प्राप्त होता है। राज्य को आय कहां से प्राप्त होता है? इनकम कहां से प्राप्त होता है? तो टैक्स से, जुर्माना से, व्यापार से, उपहार से, है ना, ये सब चीजों से जो है राज्य को क्या प्राप्त होता है? तो आय प्राप्त होता है, मीन्स इनकम प्राप्त होता है, मीन्स कमाई होता है। ठीक है,
अब कह रहा है इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो है सेना, निर्माण, मंदिर, शिक्षा, दान और प्रशासन पर खर्च करने के लिए कोष की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप सेनाओं को रख पाओगे? नहीं। कहीं कोई भूमि कोई घर वगैरह बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है। कोई मंदिर बना पाओगे? नहीं। शिक्षा के लिए कोई केंद्र बना पाओगे? नहीं। ठीक है। मीन्स कोई भी राज्य के लिए कोष होना क्या है, अति आवश्यक होता है। ठीक है। फिर मेरे दोस्त इसका छठा जो रूप है वो है मित्र में सहयोगी राज्य। मित्र का मतलब क्या होता है? सहयोगी राज्य। कह रहा है किसी भी राज्य के लिए मित्र राज्यों का होना जरूरी होता है। कोई भी राज्य है ना, तो कोई भी राज्य के लिए दोस्त राज्य होना जरूरी है। दोस्त राज्य मतलब समझते हैं क्या? ऐसा राज्य जो आपके साथ दोस्ती बना के रखे, मीन्स ऐसा देश जो आपके साथ दोस्ती बना के रखे। क्यों? ताकि मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है या तो किसी के ऊपर आप आक्रमण किए, किसी से युद्ध किए, तो वो आपका क्या करेगा? साथ देगा, है ना। वही यहां पे कह रहा दोस्त कि किसी भी राज्य के लिए मित्र राज्यों का होना बहुत जरूरी था। ये मित्र समय आने पर युद्ध में मदद करते हैं और व्यापार करते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। इसलिए कोई भी देश को चलाने के लिए सहयोगी राज्य का होना अति आवश्यक है ना। अब यहां पे कहा गया कि इसकी विशेषता क्या, आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो कह रहा है कि सच्चे मित्र होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, उसके साथ समान धर्म अथवा संस्कृति वाले होने चाहिए ताकि किसी भी संकट में राज्य अकेला ना रह जाए। ठीक है। ये क्या करते हैं? हर संकट में जो है ना अपने पड़ोसी देश जिसे वो दोस्ती किए हैं उसका वो साथ देते हैं। फिर सातवां उनका रूप है दुर्ग। क्या है? दुर्ग मीन्स होता है किला या तो सुरक्षा तंत्र, है ना। कहा गया है कि दुर्ग का अर्थ है दोस्त राज्य की रक्षा व्यवस्था या तो किला। कह रहा वैदिक काल में 4 प्रकार के दुर्ग माने जाते थे। दुर्ग मतलब समझते हैं? हाँ, जो बाउंड्री वगैरह दिया जाता है। ठीक है। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो बाउंड्री वगैरह दिया जाता है उसको हम लोग दुर्ग कहते हैं। ठीक है। तो उस समय जो है ना वैदिक काल में 4 प्रकार के दुर्ग होते थे। कौन कौन से होते थे? तो पहला है जल दुर्ग मीन्स पानी से घिरा क्या बाउंड्री। ठीक है। दूसरा हमारा है वन दुर्ग मीन्स जंगलों से घिरा हुआ बाउंड्री। ठीक है। तीसरा पर्वत दुर्ग मीन्स पर्वत पर स्थित दुर्ग। ठीक, मतलब सीधा समझिएगा जैसे आपका राज्य यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ आपका राज्य यहाँ पे है तो चारों तरफ से जो है ना, एक तरफ से पानी से घिरा हुआ जल दुर्ग बन गया। ठीक है। जंगलों से घिरा हुआ वन दुर्ग है, फिर पर्वतों से घिरा हुआ पर्वत दुर्ग है, और मृदा मैदानी किला से जुड़ा हुआ क्या है? मृदा दुर्ग है ना। इस प्रकार से आपके राज्य की क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी, और ये राज्य की सुरक्षा तंत्र होती थी। ठीक है। अब देखिए इसका महत्व क्या है कि दुर्ग जो है ना राज्य की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। ठीक है। दुर्ग क्या होता है? तो राज्य को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। युद्ध के समय शरण देने या तो शत्रु से रक्षा करने में यह मदद करता है। ठीक है। मान लीजिए आपका ये राज्य है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे पानी से घिरा हुआ है, इधर से जंगल से घिरा हुआ है, इधर से पर्वत से, और इधर से मैदानी किला से। ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ पे हमला करने में जो है ना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पे प्रश्न आता है सप्तांगों का आपसी संबंध क्या। आखिर ये सप्तांग है उसमें आपस में क्या संबंध है? कह रहा है ये इन 7 अंगों में परस्पर गहरा संबंध होता है। यदि कोई भी एक अंग कमजोर हो जाए तो राज्य कमजोर हो सकता है। ठीक है। वैसे अगर ये 7 अंगों में से कोई भी अंग कमजोर हो जाता है ना तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। उदाहरण के लिए कह रहा है कि राजा अच्छा हो लेकिन कोष खाली हो या सेना कमजोर हो तो राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। कह रहा ठीक है, राजा हम मानते हैं कि मजबूत है, अच्छा है, लेकिन उसके पास राजकोष ही नहीं है। और राजकोष नहीं है तो क्या वो सेना को पैसा दे पाएगा? नहीं। आज जब सेना को पैसा नहीं दे पाएगा क्या सेना काम करना चाहेगी? नहीं काम करना चाहिए। ठीक है। तो क्या राज्य सुरक्षित रहेगा? नहीं, है ना। इसका मतलब अगर एक कड़ी गड़बड़ाया तो पूरा का पूरा वहां का संचालन ही क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा। ठीक। कह रहा इसी तरह यदि मंत्री भ्रष्ट हैं या जनता दुखी है तो राजा की ताकत भी व्यर्थ हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आज का प्रश्न हमारा ऐसे है कि मनु के कानून, न्याय एवं दंड तथा कर व्यवस्था संबंधी विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि मनु के जो कानून, न्याय एवं दंड तथा कर व्यवस्था संबंधी विचार हैं उसके बारे में बताइए। तथा यही क्वेश्चन आपको घुमा कैसे पूछ सकता है कि मनु के राज्य उत्पत्ति, राजा, शासन, विधायिका, कानून, न्याय एवं दंड तथा कर व्यवस्था एवं विदेश नीति संबंधी विचारों का विवेचना करें। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन की बात करें तो दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को मनु के विचारों के बारे में पूछा है। किसके बारे में? मनु के ही विचारों के बारे में पूछा है, चाहे वो मनु के कानून विचार हो, न्याय विचार हो, दंड तथा कर विचार हो, है ना। मींस मनु के ही विचारों के बारे में पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ दोस्त हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर मनु कौन है। क्या जानना पड़ेगा कि आखिर मनु कौन है ना। अगर हम लोग मनु के बारे में जान जाते हैं तो इसके विचारों को जानना बेहद आसान हो जाएगा, मींस बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्त अगर बात करते हैं मनु के बारे में तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि मनु एक कानून निर्माता है। क्या है? कानून निर्माता, जिसको हम लोग नियम निर्माता कहते हैं, है ना। तो मनु जब एक कानून निर्माता है तो इन्होंने कई प्रकार के कानून बनाए, कई प्रकार के नियम बनाए,
जैसे कि न्याय के लिए क्या नियम होना चाहिए, न्याय के लिए क्या कानून होना चाहिए, दंड के लिए क्या कानून होना चाहिए, कर व्यवस्था संबंधी क्या कानून होना चाहिए, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संबंधित क्या कानून होना चाहिए, शासन के संबंधी क्या कानून होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने हर प्रकार के कानूनों का जो है ना वो क्या किया, विचार किया और उनका लिखित विवरण जो है ना पूरा देश के सामने रखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर मनु ने कौन कौन से विचार जो है राज्य संबंधी दिया है तथा कौन कौन से इन्होंने कानून को बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मनु के बारे में, है ना। तो कहा गया दोस्त कि मनु प्राचीन भारत के एक महान विधिवेता अर्थात कानून निर्माता माने जाते हैं। क्या कह रहा है कि मनु की अगर बात करें तो कहा गया है कि मनु जो है ना प्राचीन भारत के एक महान विधिवेता, अर्थात विधिवेता का मतलब क्या होता है, कानून निर्माता, है ना। तो ये जो है प्राचीन भारत के एक महान कानून निर्माता थे। कहा जाता है दोस्त कि उन्होंने जो नियम और कानून बनाए उन्हें मनुस्मृति नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। मीन्स सीधा कहा गया है कि उन्होंने जो नियम और कानून बनाए हैं उसको जो है ना मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ में जो है जमा करके रखा गया। अब अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है कि मनु ने जो नियम और कानून बनाए हैं उसको कहां जमा करके रखा गया है, तो एक ग्रंथ जिसका नाम है मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति नामक ग्रंथ में जो है उसको संकलित करके में जमा करके रखा गया है। अब कह रहा है दोस्त कि मनुस्मृति को हिंदू समाज की सबसे पुरानी और प्रभावशाली धर्मशास्त्र माना जाता है। क्या कह रहा है, मनुशास्त्र जो है ना उसको जो है मनुस्मृति को जो है हिंदू समाज की सबसे पुरानी और प्रभावशाली धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो धर्मशास्त्र का मतलब होता है धार्मिक और सामाजिक नियमों की किताब। नहीं सीधा कहिएगा कि मनुस्मृति जो है हिंदू समाज की सबसे पुरानी और धार्मिक व सामाजिक नियमों की पुस्तक है। ठीक, आगे बताया गया दोस्त कि इस ग्रंथ में कानून, न्याय, दंड और कर व्यवस्था से जुड़े अनेक विषयों पर विस्तार से विचार किया गया। क्या कह रहा है कि ये जो ग्रंथ है ना उसमें से कानून, न्याय, दंड और कर व्यवस्था से जुड़े अनेक विषयों पर विस्तार से जो है ना विचार किया गया है ना। कह रहा है कि यह जो है उस समय के समाज में, पहले जिसमें समाज चलता था, ठीक है, प्राचीन भारत की, है ना, तो वह कह रहा है कि यह उस समय के समाज, शासन और धर्म के नियमों को बनाता था। ठीक है, कौन, मनु, है ना। तो कहा गया दोस्त और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर उन्होंने किस प्रकार के नियम को बनाया है। तो सबसे पहले कहा गया कि मनु के कानून संबंधी विचार, उन्होंने कानून के संबंधित कैसा विचार दिया। कह रहा दोस्त कि मनु ने कानून को धर्म से जोड़कर देखा। मनु ने क्या किया, कानून को जो है धर्म से जोड़कर देखा। उनके अनुसार जो नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखे वही धर्म और कानून है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखे, समाज में संतुलन बनाए रखे, वही धर्म और वही कानून है। ठीक, कह रहे उन्होंने 4 प्रमुख स्रोतों से कानूनों की व्याख्या किया। उन्होंने क्या किया, 4 प्रमुख स्रोत लिया और 4 प्रमुख स्रोतों से जो है उन्होंने कानून संबंधी विचार दिया। ठीक, अब वे 4 स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला स्रोत उनका है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है आचार और चौथा है स्वीकार्यता, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखे वही धर्म और वही कानून है ना। इसलिए उन्होंने जो है ना इसको बनाने के लिए, यहाँ के कानून को बनाने के लिए 4 प्रमुख स्रोत लिया। पहला वेद था, दूसरा स्मृति था, तीसरा आचार था, चौथा हमारा स्वीकार्यता था। ठीक है, वेद से उनको क्या मिला, ज्ञान, ये ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा स्मृति क्या है, तो पूर्वजों की परंपराएं और अनुभव है। तीसरा आचार क्या है, तो ये समाज में प्रचलित व्यवहार है। और चौथा स्वीकार्यता क्या है, तो जो लोगों को उचित लगे वो स्वीकार हो। ठीक है, और इसी के अनुसार से वहां पे कानून बनाया जाना चाहिए। किनका विचार था, तो मनु का विचार था। ठीक, अब कह रहा है कि मनु के अनुसार समाज में सबको अपना धर्म निभाना चाहिए। मनु कहते हैं कि समाज में जो है ना सबको अपना धर्म अर्थात सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों का काम है पढ़ाना और पूजा करना। ब्राह्मणों का काम क्या है, पढ़ाना और पूजा करना। ठीक है, क्षत्रियों का काम है शासन करना और सुरक्षा करना। ठीक, तीसरा वैश्यों का काम है व्यापार करना और खेती करना, है ना। और चौथा शूद्र का काम है सेवा करना, है ना। तो ये इन्होंने कहा था, किन्होंने, तो मनु ने कहा था कि समाज में जितने भी वर्ग हैं सबको अपने अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। ये किसने कहा, मनु ने कहा था। फिर कह रहा है कि यह जो है ना वर्ग विभाजन उस समय के कानूनों का आधार था। यह जो वर्ग विभाजन हुआ है वो उस समय के कानूनों का ही आधार था। पहले जो कानून बना था उसी के आधार पर यह बनाया गया है। अब हमारा दूसरा आता है न्याय संबंधी विचार। आखिर उन्होंने न्याय संबंधी अपना क्या विचार दिया। तो कहा जाता दोस्त कि मनु ने राजा को न्याय का सबसे बड़ा रक्षक माना। किन्होंने, मनु ने राजा को न्याय का सबसे बड़ा रक्षक माना। उनके अनुसार राजा को धर्म के अनुसार लोगों के बीच विवादों को सुलझाना चाहिए। मीन्स न्याय के अनुसार, मीन्स वो कहते थे कि राजा को जो है ना न्याय के अनुसार ही लोगों के बीच के विवादों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा, मनु ने कहा कि राजा को बिना पक्षपात के न्याय करना चाहिए। मीन्स किसी की तरफ होना नहीं चाहिए।
निष्पक्ष होकर के क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। ठीक। दूसरा कह रहा न्याय करते समय धर्म, मर्यादा और सच्चाई का पालन होना चाहिए। मीन जिस समय आप न्याय करोगे उसमें आपको धर्म का, मर्यादा का और सच्चाई का पालन करना है। किसके बारे में कहा जा रहा है, राजा के बारे में। ठीक। तीसरा कह रहा है कि जो गरीब या कमजोर हो उसकी मदद करना न्याय का हिस्सा है। मीन्स वे कहते हैं कि जो गरीब हैं और जो कमजोर हैं उसकी मदद करना ही न्याय कहलाता है, वो न्याय का हिस्सा है। चौथा कह रहा है दोस्त कि न्यायपालिका मीन्स न्याय देने वाली व्यवस्था में राजा के साथ पंडित, मंत्री व वरिष्ठ जनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मीन्स कह रहा है ना, जहां पे न्यायपालिका होती है, जहां पे न्याय दिया जाता है, वहां पे सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि मंत्री को, पंडित को और वरिष्ठ जनों को, मीन्स जो वृद्ध व्यक्ति हैं, है ना, और जो विशेष व्यक्ति हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कहां पे, न्यायपालिका में, जहां न्याय दिया जाता है। अब यहां पे कह रहा है कि मनु के अनुसार न्याय समाज में शांति, सुरक्षा और संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, मनु ने कहा कि अगर न्याय जो है बढ़िया से मिल जाए तो न्याय जो है वो समाज में शांति लाता है, सुरक्षा प्रदान करता है और समाज को संतुलित बना करके रखता है। ये किन्होंने कहा, मनु ने कहा। अब दोस्त हमारा तीसरा पॉइंट आता है दंड व्यवस्था संबंधी विचार। क्या आता है, दंड व्यवस्था संबंधी विचार। कि आखिर दंड व्यवस्था संबंधी क्या विचार उन्होंने दिया है। तो कह रहा है कि मनु ने दंड को समाज की शुद्धि और सुधार का साधन माना। किन्होंने, मनु ने दंड को क्या माना, समाज की शुद्धि और सुधार का साधन माना। कैसे, तो कह रहा है उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, मनु ने कहा कि जहां दंड नहीं होता वहां लोग पाप करते हैं। मीन्स मनु ने कहा कि जिस साम्राज्य में या तो जिस देश में दंड नहीं दिया जाता, ठीक है, वहां के लोग क्या करते हैं, पाप किया करते हैं, क्योंकि उन्हें दंड का भय ही नहीं है, किसी चीज का डर ही नहीं है। और जब डर नहीं है तो लोग पाप करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर डर रहेगा तो पाप नहीं करेंगे, है ना। वही कह रहा है कि जहां दंड नहीं होता वहां लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि दंड से ही लोगों में डर बना रहता है और वे अच्छे कार्य करते हैं। मनु कहते हैं कि अगर दंड दिया जाएगा ना तो दंड से ही लोगों में क्या बना रहेगा, डर बना रहेगा और वे जो है गलत काम ना कर करके वो हमेशा अच्छे कार्य ही करेंगे। तीसरा कह रहा दंड ऐसा हो जो अपराध के अनुसार हो। मीन्स मनु ने कहा कि ऐसा भी ना हो कि दंड जो है, मतलब ऐसा ना हो कि वो बस खाना खा लिया आपका तो उसको मृत्यु दंड दे दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दंड जो है अपराध के अनुसार से होना चाहिए, है ना ही बहुत हल्का होना चाहिए और ना ही बहुत कठोर होना चाहिए। ठीक, जैसे कि देखिए कह रहा है राजा को न्याय करते समय कठोर लेकिन उचित दंड देना चाहिए। राजा जब न्याय करता है ना तो उस समय जो है उसको उचित दंड देना चाहिए और कठोर दंड भी देना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि मनु ने यह भी कहा कि दंड केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने सीधा कहा कि दंड जो है ना सिर्फ शारीरिक ही नहीं दिया जा सकता बल्कि उसको आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी दंडित किया जा सकता है। हमें आर्थिक मतलब या तो कुछ उनसे कुछ पैसा लिया जाएगा, या तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, या तो धर्म से उसको बदलाव किया जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई चोरी करता है तो उस पर जुर्माना लगा दो कि आपको 50,000 रुपये भरना पड़ेगा, या तो कुछ भी। ठीक, दूसरा झूठ बोलने पर समाज से बहिष्कार। अगर आप झूठ बोलते हैं समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, या तो धर्म के खिलाफ काम करने पर धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया जाएगा। आपका धर्म कुछ और है और अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा, धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये कौन कहते हैं, तो मनु ने कहा है। ठीक, अब उनका चौथा जो विचार है वो है कर व्यवस्था संबंधी विचार। किसका, कर व्यवस्था संबंधी विचार। कह रहा मनु के अनुसार कर देना प्रजा का धर्म है और लेना राजा का कर्तव्य। मनु ने कहा है कि टैक्स देना जो है ना वो प्रजा का कर्तव्य है ना, और धर्म है, और कर को लेना, इस टैक्स को लेना राजा का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, उन्होंने कर को राजधर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। किन्होंने, मनु ने कहा कि कर जो है ना राजा का धर्म है, ये ठीक है, राजा के धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके कर संबंधी विचार इस प्रकार से, उन्होंने कर संबंधी जो विचार दिया वो इस प्रकार से दिया है। कह रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से न्यायपूर्ण और उचित कर वसूलना चाहिए। कह रहा है ना कि राजा को जो है ना अपनी प्रजा से, इस वहां के लोगों से जो है उचित और न्यायपूर्ण कर वसूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 रुपया वसूलना है तो उससे 50 रुपया वसूला जा रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो न्यायपूर्ण है, जो उचित है, वही कर वसूला जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा कि कर वसूलने में अत्याचार नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप कर वसूलते हैं तो कर वसूलने के दौरान किसी पे अत्याचार ना करें। ठीक, तीसरा कह रहा कि कर का उपयोग प्रजा के कल्याण, सड़क, कुआं, रक्षा और धर्म कार्यों में होना चाहिए। मीन्स अगर आप कर ले रहे हैं, टैक्स अगर ले रहे हैं तो उस टैक्स का उपयोग जो है ना प्रजा के ही कल्याण, सड़क, कुआं, उसके रक्षा और धार्मिक कार्य में होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कार्य जो है हमारे लिए ही हो रहा है। अगर सरकार पैसा ले रही है हमसे तो हमारे लिए ही कार्य कर रही है। ठीक,
चौथा कह रहा है कि किसानों, व्यापारियों, कारीगरों से अलग अलग दर से कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर किसान है तो किसान से अलग टैक्स लिया जाना चाहिए, व्यापारी है तो उसे अलग किस्म का टैक्स लिया जाना चाहिए, अगर कारीगर है तो उसे अलग किस्म का कारीगर मतलब अलग किस्म का टैक्स लिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसान है तो वो ज्यादा नहीं कमाता है, ठीक है, तो उससे मान लीजिए 20 रुपया ले रहा है। ठीक है, व्यापारी व्यापारी अच्छा कमा रहा है तो उसे 50 रुपये ले रहा है। ठीक, कारीगर है, अगर मान लीजिए ठेकेदार है तो और भी बढ़िया कमा रहा है तो और भी बढ़िया कमा रहा है, उससे 70 रुपये लेंगे। मीन्स अलग अलग दर पे कर लिया जाना चाहिए। जिसका स्तर कम है उसे कम लेना चाहिए, जिसका स्तर ज्यादा है उसे अधिक लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि किसी गरीब व्यक्ति से जबरदस्ती कर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उससे जबरदस्ती टैक्स नहीं लेना है ना। और फिर उन्होंने कहा कि राजा को खुद भी साधारण जीवन जीना चाहिए और कर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मिस मनु ने यह भी कहा कि राजा को जो है ना स्वयं एक साधारण जीवन जीना चाहिए और कर जो मिलता है, जो टैक्स मिलता है, उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, है ना। तो ये था उनका कर संबंधित विचार। अब देखिए उनका चौथा पॉइंट हम लोग का आता है राजा का कर्तव्य। ठीक है, मनु की दृष्टि से है कि आखिर आखिर राजा का क्या कर्तव्य होता है। तो राजा का जो कर्तव्य होता है, पहला, राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए, तो अपने धर्म के अनुसार से शासन करना चाहिए। दूसरा, प्रजा की रक्षा करना सबसे पहला कार्य है, किसका, राजा का। तीसरा, राजा को विद्वानों से सलाह लेकर के कानून बनाना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए, विद्वानों से सलाह लेना चाहिए और कानून बनाना चाहिए, मीन्स वहां पे नियम बनाना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि कर संग्रह और न्याय वितरण में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर कर आप ले रहे हैं, ठीक है, और न्याय अगर जनता को दे रहे हैं तो उसमें से ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक, और पांचवा, राजा को लालच से दूर रहना चाहिए। ये किन्होंने दिया, तो ये जो है ना मनु ने अपना विचार दिया। किसके ऊपर, तो राजा के ऊपर, कि राजा को इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने मनु के जो विचार थे उसको कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है निष्कर्ष का दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि मनु ने अपने विचारों में उस समय की सामाजिक व्यवस्था को आधार बनाकर के एक ऐसा कानून ग्रंथ बनाया जो हजारों वर्षों तक हिंदू समाज में मान्य रहा। क्या कह रहा है कि मनु ने अपने विचारों में उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था था उसको आधार बनाया और आधार बना करके इस प्रकार का ग्रंथ बनाया, इस प्रकार के नियम और कानून बनाए जो हजारों वर्षों तक हिंदू समाज में क्या रहा, मान्यता प्राप्त रहा। ठीक, आगे क्या है, उनके कानून, न्याय, दंड और कर व्यवस्था के सिद्धांत उसी समय के समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए थे। हालांकि आज के समय में उनके कुछ विचार पुराने हो चुके हैं, लेकिन यह सच है कि मनु ने भारतीय कानून और शासन व्यवस्था की नींव रखने का काम किया। मिस कह रहा है कि उनका जो कानून है, न्याय, दंड और कर व्यवस्था का सिद्धांत है, वो हालांकि उस समय प्रभावशाली था, लेकिन अभी उनके विचार जो है ना कुछ कुछ पुराने हो चुके हैं। लेकिन यह सच है कि मनु का जो विचार था वो भारतीय कानून और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक बेस प्रदान किया था, एक नींव प्रदान किया था, है ना। इस प्रकार से अंत में हम लोग कह सकते हैं कि मनुस्मृति आज भी भारतीय इतिहास में कानून और समाज की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्या कह सकते हैं दोस्त कि मनुस्मृति जो है ना वो आज भी भारतीय इतिहास में कानून और समाज की दिशा को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में श्योर पूछा जाने वाला है ना। तो आज का प्रश्न हमारा है, रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है दोस्त कि रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। मीन्स रामायण काल में वहां का शासन व्यवस्था कैसा था, राजनीति कैसा था, राजा कैसे थे, वहां का प्रजा कैसा था, उस चीज के बारे में दोस्तों हम लोगों को चर्चा करना है और बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जानेंगे रामायण के बारे में। किसके बारे में, रामायण के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका परिचय के साथ और जानते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, देखिए लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि रामायण एक बहुत ही पुराना और पवित्र ग्रंथ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं रामायण जो है ना एक बहुत ही पुराना और एक पवित्र ग्रंथ है। कौन, रामायण कहा जाता है दोस्त कि जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कोई पूछेगा कि रामायण की रचना किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने, है ना। फिर कह रहा दोस्त कि यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन की कहानी है, लेकिन इसके अंदर उस समय की राजनीति, शासन और राजा के कर्तव्यों के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया। कह रहा ना कि यह जो ग्रंथ है कौन सा, रामायण, इसमें से भगवान राम की जीवन के बारे में बताया गया है, उसके साथ साथ वहां के शासन व्यवस्था, राजनीति, राजा, ठीक है, प्रजा और सबके कर्तव्यों के बारे में इसमें से वर्णन किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहां का राजनीति कैसा था, शासन कैसा था और राजा के कर्तव्य कैसे थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे लिखेंगे हम लोग कि रामायण काल की राजनीति को समझना मतलब यह जानना है कि उस समय राजा कैसे शासन करते थे। देखिए क्या कह रहा है कि रामायण काल की अगर हम लोग को राजनीति जानना है, क्या जानना है, राजनीति जानना है और समझना है, तो उसका मतलब यह है कि उस समय के राजा कैसे शासन करते थे, प्रजा से कैसे व्यवहार करते थे, न्याय कैसा मिलता था वहां पे, है ना, और शासन का असली मकसद क्या था। यही चीज को जानना
रामायण काल की राजनीति कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में यह कहा गया कि अगर आपको रामायण काल की राजनीति को समझना है ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उस समय के राजा कैसे शासन करते थे, प्रजा से कैसे वो व्यवहार करते थे, प्रजा को कैसा न्याय मिलता था और शासन का असली मकसद क्या था। यही चीज को समझना रामायण काल की राजनीति समझना है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, कह रहा है कि राजा का काम क्या होता था। अगर बात करते हैं रामायण काल में, है ना, तो रामायण काल में राजा का काम क्या होता था। तो कहा गया दोस्त कि रामायण में राजा को प्रजा का सेवक और रक्षक माना गया। रामायण की अगर बात करें तो रामायण में दोस्त राजा को जो है ना प्रजा का सेवक और रक्षक माना गया। और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता था प्रजा की रक्षा करना, सबको न्याय देना, धर्म का पालन करना तथा सबको सुखी बनाना। कोई पूछेगा दोस्त कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता था रामायण काल के दौरान, तो प्रजा की रक्षा करना, सबको न्याय देना, धर्म का पालन करना और सबको सुखी बनाना। ठीक है, मीन्स हैप्पीली जीवन जीने देना, ये वहां के राजा का कर्तव्य था। अब कह रहा दोस्त कि भगवान राम को आदर्श राजा कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का साथ दिया। अब यहां पे कह रहा ना कि भगवान राम जो है ना उनको हमेशा आदर्श राजा का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया और न्याय का ही साथ दिया। किन्होंने? भगवान राम ने। आगे लिखेंगे दोस्त, राम राज्य कैसा था। आप लोगों ने सुना होगा रामायण में राम राज्य की चर्चा हुई है ना, तो आखिर राम राज्य का मतलब क्या होता है। तो कहा गया कि रामायण में जिस राज्य का सबसे सुंदर चित्रण हुआ है उसे राम राज्य कहते हैं। क्या कह रहा है, रामायण में जो राज्य का सबसे सुंदर चित्रण किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की जो विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी। तो आखिर कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो कह रहा दोस्त, सब लोग खुश थे। कहां पे? राम राज्य में। मीन्स वहां पे एक ऐसा राज्य था जहां पे सभी लोग खुश थे। दूसरा, कोई झूठ नहीं बोलता था। उस राज्य में कोई भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। तीसरा, कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था और राजा सबको बराबर समझते थे। और उसी राज्य को जो है हम लोग क्या कहते थे, राम राज्य कहते थे और राम राज्य के नाम से जानते थे। क्या कहा गया दोस्त, इसलिए राम राज्य को आदर्श शासन माना गया। इसलिए राम राज्य को क्या माना गया, आदर्श शासन माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां तक खत्म करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्म का पालन। क्या आता है, धर्म का पालन, कि आखिर रामायण काल में किस प्रकार से धर्म का पालन किया जाता था। तो कहा गया दोस्त कि रामायण में बताया गया है कि राजा को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। रामायण में क्या बताया गया है, तो रामायण में बताया गया दोस्त कि राजा को जो है ना वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म का मतलब है पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच बोलना, न्याय करना, बड़ों का सम्मान करना और किसी के साथ गलत ना करना। यही क्या है, सच्चा धर्म है। ठीक है, मीन्स सीधा कहा गया, रामायण में यह कहा गया है कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म के रास्ते पर चलना। अब धर्म के रास्ते पर चलना इसका मतलब पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि हमेशा सच बोलना, न्याय करना, बड़ों का सम्मान करना और किसी के साथ भी गलत ना करना, है ना। यही वहां का सच्चा धर्म था। अब आगे कह रहा दोस्त कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। किन्होंने? भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपना सुख छोड़ दिया। किन्होंने? भगवान राम ने प्रजा की भलाई हेतु अपना सुख छोड़ दिया था। आपको पता होगा कि भगवान राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, है ना। तो वे जनता की खुशी के लिए जो है ना वनवास तक चले गए थे। ठीक है, फिर मेरे दोस्त बात आती है राम राज्य के न्याय और सच्चाई की। तो कहा जाता है कि रामायण के अनुसार राजा को हमेशा न्याय करना चाहिए। रामायण में जिस चीज का वर्णन किया गया दोस्त, उसमें कहा गया है कि हमेशा राजा को जो है ना न्याय का ही साथ देना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो कहा गया है कि जब एक धोबी ने मां सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया था तो राम ने अपने मन के दुख को छुपा करके सीता को वनवास भेज दिया। ठीक है, हुआ क्या था कि जब एक धोबी ने मां सीता के चरित्र पे सवाल उठाया था, पवित्रता पे सवाल उठाया था, उस समय भगवान राम अपने मन के दुखों को छुपा करके भी मां सीता को उन्होंने क्या किया था, वनवास भेज दिया था। क्यों? क्योंकि यह फैसला उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विरुद्ध जाकर के सिर्फ और सिर्फ प्रजा के न्याय और विश्वास के लिए लिया था, है ना। तो वही कहा गया कि रामायण के अनुसार राजा को हमेशा न्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्याय ही करना चाहिए। फिर देखिए दोस्त, अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, राजा अकेले निर्णय नहीं लेता था। मीन्स अगर रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में कहा गया है कि उस समय राजा जो है ना अकेले निर्णय नहीं लेते थे। मीन्स कहा गया है कि राजा को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता था वह अपने मंत्रियों और बड़े बुजुर्गों से क्या करता था, सलाह लिया करता था। कौन? वहां का राजा। ठीक है, जैसे कि दशरथ ने राम को वन भेजने से पहले मंत्रणा की थी। मीन्स कह रहा ना कि राजा दशरथ ने क्या किया था, भगवान राम को वनवास भेजने से पहले अपने मंत्रियों से क्या किया था,
निर्णय किया था, है ना। और राम भी हमेशा लक्ष्मण, भरत और हनुमान से सलाह लेते थे। कुछ भी काम करने से पहले भगवान राम जो है लक्ष्मण, भरत और हनुमान से क्या करते थे, सलाह जरूर लेते थे, है ना। तो वही कहा गया है कि उस समय जो है ना राजा अकेले निर्णय नहीं लेते थे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अगर वहां के दंड और सुरक्षा व्यवस्था का। तो कहा गया दोस्त कि राजा को यह भी काम सौंपा गया था कि वह गलत करने वालों को दंड दे। क्या कहा गया कि रामायण काल में राजा को यह भी कार्य सौंपा गया था दोस्त कि जो गलत करेगा उसको आपको दंड देना है, ताकि प्रजा सुरक्षित रहे और समाज में कोई डर ना फैले। लेकिन दंड हमेशा न्याय और सोच विचार के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, मिस वही कहा गया है कि दंड तो देना है लेकिन हमेशा सोच विचार करके दंड देना है। ठीक है, ऐसा दंड ना दें कि उसको आगे चल करके प्रॉब्लम हो या तो उसका गलती छोटा हो और उसको दंड बहुत बड़ा मिल गया हो, वैसा दंड देना नहीं है। यह रामायण काल में वर्णन किया गया है। फिर देखिए अगला पॉइंट में कहा गया है कि राजा और प्रजा का रिश्ता। अगर रामायण काल की बात करें तो कहा गया है कि रामायण काल में राजा और प्रजा का कैसा रिश्ता था, है ना। तो बताया गया है कि रामायण में राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र जैसा बताया गया। क्या कह रहा है, रामायण में जो है ना राजा और प्रजा का रिश्ता जो है पिता और पुत्र के जैसा बताया गया है ना। राजा को प्रजा की चिंता करनी चाहिए, इसमें बताया गया कि राजा को जो है ना हमेशा प्रजा की चिंता करनी चाहिए। दूसरा, उसकी बातें सुनना चाहिए, किसका, प्रजा का। तीसरा, और हमेशा उसके सुख दुख में शामिल रहना चाहिए। ये कहां बताया गया, तो रामायण में बताया गया। आगे कह रहा दोस्त कि रामायण में जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो पूरी अयोध्या वासी जो है ना दुखी हो गई थी। ये सही बात है ना। कह रहा है कि यह दिखाता है कि राजा और प्रजा के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। और जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके जब अयोध्या लौट रहे थे, उस समय पूरे अयोध्या वासी ने उनका भव्य स्वागत किया था दियों को जला करके। ठीक है, और उसी समय से लोग जो है वो दीपावली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, है ना। तो यहां पे जो है क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है राजा और प्रजा के बीच में गहरा रिश्ता, है ना। और राजा और प्रजा के बीच में कैसा रिश्ता होता था, तो पिता और पुत्र के जैसा। ये किसमें बताया गया, तो रामायण में बताया गया। फिर मेरे दोस्त आगे कह रहा है कि महिलाओं का सम्मान, इस रामायण में जो है ना महिलाओं का सम्मान दिखाया गया। कह रहा दोस्त रामायण में स्त्रियों को भी सम्मान दिया गया। मां सीता, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी, तारा, ये सभी महिलाएं बुद्धिमान और सम्मानित थीं, जो यह दिखाता है कि उस समय राजनीति और समाज में महिलाओं का भी मान सम्मान था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आंसर को लिखेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि रामायण से हमें क्या सीख मिलती है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त किया, लेकिन आखिर रामायण से हमें क्या सीख मिलती है। तो कहा गया दोस्त कि एक राजा को ईमानदार, धर्मप्रिय और न्यायप्रिय होना चाहिए, इसमें बताया गया है। और इससे हमें सीख मिलता है कि एक राजा को जो है ना हमेशा ईमानदार होना चाहिए, धर्मप्रिय होना चाहिए, मीन्स अपने धर्म से प्रेम होना चाहिए, और न्यायप्रिय भी होना चाहिए, मीन्स न्याय देना चाहिए। दूसरा, उसे प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। किसको, राजा को जो है ना प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। फिर तीसरा कहा गया दोस्त कि राजा को सच्चा और सरल जीवन जीना चाहिए। राजा को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो सरल जीवन जीना चाहिए। चौथा कह रहा है शासन में सच, सेवा और सलाह का भी होना जरूरी है। किसमें, शासन में सच का, सेवा का और सलाह का होना अत्यंत जरूरी है। फिर पांचवा कह रहा है दोस्त कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का होना जरूरी है। कहां पे, राजनीति में धर्म और नैतिकता का होना अति आवश्यक है। अब अंत में बारी आती है मेरे दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि रामायण काल का राजनीति सोच बहुत ही उच्च, नैतिक और जन कल्याणकारी था। क्या कह रहा ना कि रामायण काल का जो राजनीतिक सोच था वो बहुत ही उच्च था, ठीक है, नैतिक था और जन कल्याणकारी में जनता के कल्याण के लिए था, है ना। कह रहा कि राजा को भगवान का रूप नहीं बल्कि प्रजा का सेवक माना गया था। उस समय जो वहां के राजा होते थे उसको भगवान नहीं कहा जाता था बल्कि प्रजा का सेवक माना जाता था, है ना। उस समय राजनीति का मतलब था सेवा, न्याय, धर्म और सच्चाई। ठीक, कहा गया दोस्त कि राम राज्य आज भी हर देश के लिए एक सपना और आदर्श है। मीन्स रामायण में जिस राम राज्य की कल्पना किया गया, बताया गया है, वो आज भी हर देश के लिए एक सपना और आदर्श है ना। कह रहा कि रामायण से हमें ये सीख मिलती है दोस्त कि राजनीति में भी मानवता, धर्म और न्याय होना बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा ऐसे है दोस्त कि महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। प्रश्न क्या पूछा है कि महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। बताइए कि महाभारत काल में वहां का राजनीतिक चिंतन कैसा था, मीन्स राजनीति कैसा था, है ना। अब राजनीतिक मतलब क्या होता है,
तो वहां का शासन व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था, ठीक है, वहां का राजा कैसा था, वहां की प्रजा कैसी थी, वहां की स्थिति कैसा था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके दोस्त इसको जानने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्त कि बात करते हैं अगर महाभारत का, किसका, महाभारत का, तो महाभारत के बारे में आप जानते भी होंगे, बचपन में सीरियल भी आप देखे होंगे, है ना, तो इसको जानना बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि महाभारत भारत की एक प्रसिद्ध पुराण और महाकाव्य है। क्या कहा गया कि महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत जो है ना भारत का एक प्रसिद्ध पुराण है और एक महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। किसने? वेदव्यास जी ने। ठीक है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, है ना, और महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेदव्यास जी ने, है ना। कहा जाता है दोस्त कि इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्धों का वर्णन है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, न्याय, कूटनीति तथा राजा के कर्तव्य और राज्य संचालन से जुड़े कई विचार दिए गए। कह रहा हूं दोस्त कि यह जो महाकाव्य है, यह जो पुराण है, उसमें से गौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। उसके साथ साथ इसमें जो है उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का, धर्म का, न्याय का, कूटनीति का, राजा के कर्तव्य का और राज्य संचालन से जुड़े हुए विचारों का वर्णन मिलता है ना। आगे कहा गया है कि महाभारत में भीष्म, विदुर, युधिष्ठिर, कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों ने राजनीति और धर्म से जुड़ी गहरी बातें कही है। क्या कह रहे दोस्त? महाभारत में जो है ना पितामह भीष्म ने, विदुर ने, युधिष्ठिर ने और भगवान कृष्ण ने महान राजनीतिक और धर्म से जुड़ी गहरी बातें कही है ना। आगे कहा गया कि इसी को हम महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ के जो विद्वान व्यक्ति थे, जो महान व्यक्ति थे, उन्होंने जो राजनीतिक और धर्म से जुड़ी गहरी बातें कही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन कहते हैं। और इसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर रामायण काल में, महाभारत काल में यहाँ की मुख्य विशेषताएं कैसी थी, यहाँ का व्यवस्था कैसा था, यहाँ का राज्य का संचालन कैसे हो रहा था, यहाँ के राजा कैसे थे, यहाँ का प्रजा कैसा था, हर चीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया राजा का कर्तव्य। क्या कहा गया? राजा का कर्तव्य। क्या, आखिर राजा का कर्तव्य क्या होता है? तो कहा गया दोस्त कि महाभारत में राजा को प्रजा का रक्षक, धर्म का पालन करता और न्याय का दाता माना गया। क्या कहा गया कि महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत काल में दोस्त राजा को प्रजा का रक्षक मीन्स वहां के लोगों का रक्षक माना गया, धर्म का पालन करता मीन्स धर्म पालन करने वाला, और न्याय का दाता मीन्स न्याय देने वाला व्यक्ति कहा गया। किसको? राजा को। इसमें कहा गया दोस्त कि राजा को चाहिए कि वह सच्चाई से शासन करे। कौन? राजा को सच्चाई से शासन करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और प्रजा की सेवा को अपना धर्म माने, ऐसा राजा होना चाहिए। ये किसमें कहा गया? तो महाभारत में कहा गया। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, कहा गया है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को नीति सिखाते हुए कहा था कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की भलाई। इस कारण ना महाभारत के समय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक नीति सिखाई थी और एक नीति सिखाते हुए कहा था कि राजा का जो पहला धर्म होता है वो क्या होता है? प्रजा की भलाई करना, मीन्स वहां के लोगों का भला करना। ये किसने सिखाया था? तो भीष्म पितामह ने सिखाया था। किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, दूसरा हम लोग पॉइंट बनाएंगे राजा और धर्म। क्या बनाएंगे? राजा और धर्म। कहा गया है कि महाभारत में बार बार यह बताया गया है कि राजनीति और धर्म को साथ चलना चाहिए। क्या कह रहा है कि महाभारत काल में यह बताया गया दोस्त कि राजनीति को और धर्म को जो है ना एक साथ चलना चाहिए। राजा को अपने फैसले धर्म, सत्य और न्याय के अनुसार से ही लेना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि राजा को जो है ना अपना फैसला जो है धर्म के अनुसार से, सत्य के अनुसार से, न्याय के अनुसार से ही लेना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है कूटनीति। क्या आता है? कूटनीति, जिसको हम लोग राजनीतिक चालाकी भी कहते हैं। कहा गया कि महाभारत में कूटनीति का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि महाभारत काल में कूटनीति का भी क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए, लेकिन जब शांति असंभव हो गई तो उन्होंने युद्ध में नीति, युक्ति और शक्ति का सही उपयोग करवाया। देखिए हुआ क्या था कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध टालने के लिए जो है ना हस्तिनापुर वो गए थे शांति दूत बनकर के, लेकिन जब ये बात वहां पे नहीं हो पाई, मतलब शांति नहीं हो पाया, ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण ने युद्ध में नीति बनाया, ठीक है, कि कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, है ना, और शक्ति का सही उपयोग कैसे करें, ये जो है पांडवों को इन्होंने बताया था। वही कहा गया है कि महाभारत में भी जो है ना कूटनीति का बहुत बड़ा महत्व था। फिर दोस्त चौथा हमारा आता है विदुर नीति।
क्या था? विदुर नीति। ठीक है, तो विदुर कौन थे? तो विदुर एक व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे जो महाभारत में काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, कहा जाता दोस्त कि विदुर ने जो नीति युधिष्ठिर को बताई थी उसे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर ने जो नीति, जो नियम युधिष्ठिर को बताया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। क्या रहा इसमें बताया गया था? मीन्स विदुर नीति में विदुर ने बताया था कि राजा को कैसा होना चाहिए। ये किसने बताया था? विदुर ने बताया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन बातों से उनको बचना चाहिए। चौथा, राजा को हमेशा सच्चे लोगों की सलाह लेनी चाहिए। पांचवा, उसे क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। छठा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये बातें किसने बताया था? तो विदुर ने बताया था। किनको? युधिष्ठिर को। ठीक है, अब दोस्त पांचवा हमारा पॉइंट आता है प्रजा की भूमिका। किसकी? प्रजा की भूमिका। कि आखिर यहां पर प्रजा की क्या भूमिका है? तो कहा जाता है कि महाभारत में यह भी कहा गया दोस्त कि अगर राजा अन्याय करे तो प्रजा को उसके खिलाफ बोलने का हक है। महाभारत में इस चीज का भी वर्णन है दोस्त कि अगर राजा अन्याय करे, मिस राजा जो है सही ढंग से शासन नहीं कर पाता है, तो वहां की जनता, वहां की प्रजा जो है उसके खिलाफ बोलने का हक है उसको। ठीक है, और उसके खिलाफ विरोध भी कर सकता है। हाँ, कह रहा राजा को यह याद रखना चाहिए कि राजगद्दी सेवा के लिए, शान दिखाने के लिए नहीं, है ना। महाभारत में इस चीज को कहा गया दोस्त कि राजा को ये चीज याद रखना चाहिए कि राजगद्दी जो है वो वहां की जनता की सेवा के लिए है, ना कि शान और शौकत दिखाने के लिए, है ना। यह महाभारत में वर्णन किया गया है। फिर मेरे दोस्त छठा पॉइंट हमारा आता है न्याय और दंड नीति। कि आखिर महाभारत में किस प्रकार की न्याय और दंड नीति का वर्णन किया गया है? तो कहा जाता है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे उचित दंड देना राजा का धर्म है। महाभारत में कहा गया दोस्त कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उचित दंड देना चाहिए, है ना, और यह राजा का धर्म होता है। लेकिन यह दंड जो है धर्म, सोच और सलाह से देना चाहिए। मीन्स अगर उसको दंड दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो गलत, मतलब थोड़ा छोटा अपराध किया है, उसको दंड जो है बहुत बड़ा दिया जा रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर दंड दिया जा रहा है तो धर्म, सोच और सलाह से देना चाहिए। कह रहा अन्याय का साथ देना सबसे बड़ा पाप है। उसके साथ साथ कहा गया है कि अन्याय का साथ देना, मीन्स राजा अगर अन्याय का साथ देता है तो ये क्या है? सबसे बड़ा पाप है। यह विचार भी महाभारत में ही आता है। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि आखिर महाभारत में राजनीतिक चिंतन कैसा था। ठीक है, अब अंत में बारी आती है मेरे दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि महाभारत काल में राजनीति का मकसद था प्रजा की सेवा, धर्म की रक्षा और समाज में न्याय, है ना। इस महाभारत काल में जो राजनीति का मकसद था वो यही था कि प्रजा की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना और समाज में न्याय बनाए रखना। कह रहा है कि राजा को सेवा भाव, विनम्रता, धर्म और कूटनीति से शासन करना चाहिए। किसको? राजा को, है ना। और आज भी विदुर नीति और कृष्ण की कूटनीति को आदर्श माना गया। ठीक है, आज की दुनिया में विदुर की जो नीति थी, जिसने युधिष्ठिर को नीतियां बताई थी, है ना, उसके साथ साथ कृष्ण जी की जो कूटनीति है उसको आदर्श माना गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो प्रश्नों को क्लियर करवाने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा ऐसे दोस्त कि बौद्ध एवं जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि बौद्ध एवं जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकता है दोस्त कि बौद्ध राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें या तो फिर जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आपको पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछे, आंसर आपको सेम लिखना है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि बौद्ध एवं जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें कि इस बौद्ध और जैन धर्म में किस प्रकार से राजनीति के बारे में बताया गया है ना, किस प्रकार से अहिंसा के बारे में, धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, जन कल्याण के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि राजनीतिक चिंतन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अपने राज्य का चिंता करना, और राज्य में जो जो चीजें आती है ना, हर चीज इसके अंतर्गत में आता है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर बौद्ध और जैन राजनीति में किस प्रकार के चिंतन का उपयोग किया गया है। ठीक है, और किस प्रकार के चिंतन का व्याख्या किया गया है। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे कि भारत का प्राचीन राजनीतिक चिंतन केवल सत्ता, शासन और दंड तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें नैतिकता, अहिंसा, धर्म और जन कल्याण की भी अहम भूमिका थी। क्या कहा जा रहा है कि भारत का जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन था, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, शासन के लिए नहीं था, दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि उसमें नैतिकता भी था, अहिंसा के बारे में बताया गया था। ठीक है, धर्म के बारे में भी, और जन कल्याण में लोगों का कल्याण कैसे किया जाए उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। मिस अगर बात करते हैं बौद्ध और जैन साहित्य का, तो इसमें से जो है ना, नैतिकता के बारे में बताया गया है, अहिंसा के बारे में बताया गया, धर्म के बारे में बताया गया है, और लोगों का कल्याण कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया है। आगे कह रहे दोस्त कि बौद्ध और जैन धर्म जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उभरे
उन्होंने भी उस समय की राजनीति को प्रभावित किया। क्या कहा गया कि बौद्ध और जैन धर्म जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उभरा, मीन्स उदय हुआ उसका, उसने क्या किया, उस समय की राजनीति को प्रभावित किया, है ना। कह रहा इन दोनों चिंतन धाराओं में राजा और राज्य की जिम्मेदारी को धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया। क्या कह रहा है कि बौद्ध और जैन चिंतन धाराओं में जो है ना राजा और राज्य की जिम्मेदारियों को जो है धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया। कह रहा है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है और किस प्रकार से इसको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बौद्ध राजनीतिक चिंतन के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध राजनीतिक चिंतन के बारे में कि आखिर बौद्ध राजनीतिक चिंतन क्या है और बौद्ध धर्म में किस प्रकार से राजनीतिक चिंतन का उपयोग किया गया है। कहा गया दोस्त कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था, है ना। उन्होंने राजनीति पर सीधे सीधे बहुत कम बात किया, लेकिन उनके विचारों से यह साफ होता है कि वह राज्य को धर्म और अहिंसा से जोड़ते थे। मीन्स कहा गया ना कि वे जो है कौन, गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने राजनीति पर जो है ना बहुत कम बात किया, लेकिन उनके जो विचार हैं उससे यह साफ पता चलता है, यह स्पष्ट होता है कि वे चाहते थे कि राज्य को धर्म और अहिंसा से जोड़ा जाए। कौन चाहते थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, अब कह रहा है इसकी विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप में है। इसका विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, और पहला विशेषता है राजा का चयन। पहला विशेषता क्या है? राजा का चयन। कहा जाता है कि बुद्ध के अनुसार एक आदर्श राजा वही होता है जो जनता की सेवा करे। मीन्स गौतम बुद्ध कहते थे कि एक आदर्श राजा वही होता है जो जनता की सेवा करे, उन्हें सुख दे, मतलब उन्हें खुश रखे। ठीक है, कह रहा हुआ वे महासुधम जातक की कथा में बताते हैं कि राजा का चुनाव जनता द्वारा होता है। उन्होंने जो कथा दिया था, ठीक है, कथा जो सुनाते थे लोगों को, उसमें से उन्होंने बताया था कि राजा का जो चुनाव हुआ है वो किसके अनुसार से होता है? जनता द्वारा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय लोकतांत्रिक भावना भी मौजूद था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है ना लोकतांत्रिक भावना जो था लोगों में पनपा था और वहां पे लोकतांत्रिक भावना थी। ठीक है, फिर देखिए इसका दूसरी विशेषता है राज्य की जिम्मेदारी, है ना। राजा तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिया, अब राज्य की क्या जिम्मेदारी है? तो कह रहा राजा को प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। राजा को किसके लिए काम करना चाहिए? तो प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। कह रहा अगर राजा अन्यायी हो, मतलब राजा अगर आप पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है, या तो आप लोगों का शोषण कर रहा है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। वही कह रहा है कि अगर राजा अन्यायी हो तो राज्य में चोरी, हिंसा, गरीबी बढ़ेगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि राजा को 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। कौन कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजा को जो है ना 10 धर्मों का पालन करना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? तो 10 राजधर्म कहा जाता है। सीधा सीधा गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर राजा कमजोर होंगे, राजा अन्यायी होगा, तो वहां पे चोरी बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी। इसलिए गौतम बुद्ध सीधा सीधा कहते हैं कि राजा को जो है अपनी शासन व्यवस्था को बढ़िया चलाने के लिए 10 धर्मों का पालन करना चाहिए, जिसे 10 राजधर्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वो 10 राजधर्म क्या क्या है? तो वहां पे कहा गया है कि 10 राजधर्म के गुण। पहला है दान, इस राजा को दयालु और दानी होना चाहिए। ठीक, दूसरा कह रहा है शील, कहने का अर्थ यह है कि राजा को नैतिक और चरित्रवान होना चाहिए। तीसरा कहा गया है परिचग, मतलब सेवा भाव होना चाहिए, किसमें? राजा में। चौथा कह रहा है अज्वव, मतलब राजा को ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। पांचवा कह रहा मद्धव, मतलब विनम्र और नम्र होना चाहिए, किसको? राजा को। छठा कह रहा तप, मतलब संयमित जीवन जीना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। ठीक, सातवां कह रहा है अकोष्ठ, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आठवां है अविहिंसा, मतलब हिंसा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। नौवां है खांति, मतलब सहनशील होना चाहिए। और 10वां है अविरोध, मतलब जनता की बातों का विरोध ना करे और सहमति से चले, है ना। ये बातें किसने बताई? तो गौतम बुद्ध ने बताई। ठीक है, अब देखिए उनकी तीसरी विशेषता है अहिंसा और जन कल्याण। कहा गया दोस्त कि बौद्ध विचारधाराओं में हिंसा का विरोध है। बौद्ध का जो विचारधारा है उसमें से हिंसा का विरोध किया गया है ना। कह रहा है कि राजा को युद्ध करने के बजाय धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि राजा को युद्ध करने के बजाय क्या करना चाहिए? धर्म के अनुसार से शासन करना चाहिए। बौद्ध चिंतन का असर सम्राट अशोक के शासन में साफ दिखता है, और इसका असर जो है ना सम्राट अशोक के शासनकाल में साफ दिखता है। अशोक ने कलिंग युद्ध में रक्तपात को देख करके हिंसा को त्याग दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, है ना। और बौद्ध विचारों को अपना करके धर्मराज स्थापित किया था। किन्होंने? राजा अशोक ने। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने यह समझ गया कि आखिर बौद्ध धर्म किस प्रकार से राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को बताता है और बौद्ध धर्म में किस प्रकार से राजनीतिक चिंताएं थी, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन राजनीतिक चिंतन, कि आखिर जैन धर्म में किस प्रकार के राजनीतिक चिंतन का उपयोग किया गया।
तो कहा जाता है दोस्त कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उन्होंने भी राजनीतिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके विचार में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसी बातें शासन और राजनीति के लिए मार्गदर्शक बनी। इस कारण ना कि इन्होंने भी राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी जो विचार हैं उसमें से अहिंसा झलकता है, सत्य के बारे में बताया गया है, अपरिग्रह के बारे में बताया गया है ना, और शासन और राजनीति से जुड़ी बातें को बताया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों में अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, अपरिग्रह के बारे में, शासन और राजनीति से जुड़े बातों को बताया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है अहिंसा ही सर्वोच्च नीति है। उन्होंने कहा, तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी ने कहा था, है ना। कहा जाता है दोस्त कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। जैन धर्म में जो है ना अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया था। कह रहा राजनीतिक शासकों को भी यह सलाह दिया गया कि वे युद्ध ना करें, शांति का मार्ग अपनाएं और प्रजा के जीवन की रक्षा करें। देखिए कह रहा है कि जो राजनीतिक शासक थे, जो राजा थे, उनको भी यह सलाह दिया गया था कि वे युद्ध ना करें बल्कि शांति का रास्ता अपनाएं, है ना, और शांति का रास्ता अपना करके प्रजा की जीवन की क्या करें, रक्षा करें। ठीक, फिर देखिए दूसरा इनका नीति था शासन का उद्देश्य। कह रहा दोस्त कि राजा का काम केवल कर वसूलना नहीं है, बल्कि उसे प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसमें से कहा गया था, जैन धर्म में कहा गया था कि राजा का काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ कर वसूलना नहीं है, टैक्स वसूलना नहीं है, बल्कि प्रजा का सुख दुख का ध्यान भी रखना है। कह रहा है जैन ग्रंथों में यह कहा गया कि शासन तभी सही होगा जब वह अहिंसा और संयम पर आधारित होगा। क्या कहा गया कि शासन तभी वहां का बेहतर होगा जब अहिंसा और संयम को बरता जाएगा। ठीक है, किसमें कहा गया, तो जैन धर्म में कहा गया। फिर मेरे दोस्त तीसरा कहा गया राजा का धर्म, कि आखिर राजा का क्या धर्म होता है। तो कहा गया कि राजा को क्रूर नहीं होना चाहिए, उसे न्यायप्रिय, संयमी और नैतिक होना चाहिए। किसको, राजा को। कहा जाता है दोस्त कि जैन परंपरा के अनुसार आदर्श राज वही है जहां सभी धर्मों को सम्मान मिले और किसी पर भी अत्याचार ना हो। देखिए इसके अनुसार से, जैन धर्म के अनुसार से कहा गया है कि एक आदर्श राज वही है जहां पे सभी धर्मों को समान अधिकार मिले और एक जैसा क्या मिले, सम्मान मिले, है ना। उसके साथ साथ किसी पर भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। ठीक है, ये बातें किसमें बताई गई, तो जैन धर्म में बताई गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ।